चलिए, करंट जीके में अपने आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेके चलेंगे। एक टॉपिक तो देखिए, आज का दिन ही है अपने आप में योग दिवस। तो हेडिंग डाल दीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप जानते हो 21 जून को मनाया जाता है ये, ठीक है। 21 जून को आज के दिन मनाया जाता है। और इसके यदि बैकग्राउंड की अपने बात करें तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, या आप कह सकते हो इसकी जो घोषणा हुई थी, ये 2014 में हुई थी। यूएनओ के द्वारा इसकी घोषणा हुई थी, यही था, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 21 जून 2015 को, और ये मनाया गया था नई दिल्ली के अंदर, ठीक। आइए अब इसके अंदर दूसरा आप लिख सकते हो उद्देश्य, इसका पर्पज क्या है। लिख दीजिए योग के प्रति जागरूकता पैदा करना। योग के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है, ठीक। अब ये सवाल आता है 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। इक्कीस जून को ही क्यों मनाया जाता है, लिख दीजिए। आप जानते हो कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होने का क्या मतलब होता है? सूर्य ज्यादा समय तक रहता है। सूर्य ज्यादा समय तक होने का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। चले आइए, अब देखिए आपको यहां पर इन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो वर्तमान में जो है वो कौन सा है। तो लेटेस्ट में जो बनाया जा रहा है, अपडेट जो हमारे सामने है, वो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि ऐसे ना पूछे कि पहला कब मनाया गया, इस तरीके से पूछ लेता है कि वर्तमान में कौन सा मनवाया गया था। इसकी थीम सबसे महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योगा, स्वयं और समाज के लिए योगा। क्लियर? ये पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो योग दिवस है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेतृत्व, इनके नेतृत्व में योग कहां हुआ है, ठीक है ना। ये हुआ है श्रीनगर, श्रीनगर में हुआ है ये, ठीक है ना, श्रीनगर में हुआ है। और ये आप जानते हो डल झील के किनारे,
डल झील के किनारे। यहाँ पर इन्होंने योगा अभ्यास किया है और उसी योगा अभ्यास सही, ठीक है ना, यहाँ पर ये है इनके द्वारा नेतृत्व है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखिए मैंने पहले करवा चुका हूँ, अब आप उसको करते हो नहीं करते हो ये डिपेंड आप पे करता है। एक लिखना चाहो तो यहाँ चलो मैं बता देता हूँ। एक ऐप है, भारत और WHO के सहयोग से उसको लॉन्च किया गया था। उस ऐप का नाम है माई योगा ऐप। माई योगा ऐप ये ऐप है। एक इसका लोगो भी होता है, उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अंदर जो ब्लू कलर होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि ये चीज़ें क्या है आपको सारी हेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर करवाई हुई है, इसलिए आप ये कह नहीं सकते। ये अब आपने किया है नहीं किया है ये तो देखिए आपकी अपनी समस्या होती है भाई। क्लास अटेंड करते हो नहीं करते हो, लेकिन जो बच्चे हेल्थ टेक्नोलॉजी कर चुके हैं बताइए करवाया है कि नहीं करवाया। ये सब करवाया हुआ है आपका। अब इसके बारे में ये आप जानकारी पता करो, करवाया हुआ है आपको सारा। इसमें ये अर्थ का प्रतीक है, ये जो ब्लू कलर है ये हमारे शरीर में पानी कितना है उसका प्रतीक है, ब्राउन जो है ये पृथ्वी का प्रतीक है, स्थल का प्रतीक है, ये ऐसे सारे हैं। ये आपको जानकारी पता करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आपके लिए ये योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। चलिए ये हो गया जी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। देखो दो व्यक्तित्व चर्चा में है तो इसको ऐसे कीजिए, चर्चित व्यक्तित्व। एक तो है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, ठीक है। एक है नरगिस मोहम्मदी। मोहम्मद यूनुस है और एक नरगिस मोहम्मदी है। ये देखिए ये जो मोहम्मद यूनुस है ये बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश में है, ठीक है। इसमें लिखो इन्हें 2 मिनट ऐसे लिखो, लिखिए ये अर्थशास्त्री है, ये अर्थशास्त्री है जिन्होंने गरीब महिलाओं के लिए माइक्रो क्रेडिट नामक अभियान शुरू किया था। गरीब महिलाओं के लिए माइक्रो क्रेडिट नामक अभियान शुरू किया था। इसके लिए इन्हें वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। आइए अब देखिए वर्तमान में ये क्यों चर्चा में है। एक टेलीकॉम कंपनी में गबन से संबंधित ये मामले के कारण चर्चा में है।
तो ये कोई वैसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए। लिखिए, एक टेलीकॉम कंपनी में गबन मामले, एक टेलीकॉम कंपनी में गबन मामले को लेकर वर्तमान में ये चर्चित है। वर्तमान में ये चर्चित है। ठीक, इधर आ जाइए। नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान की है। ठीक है, लिख दीजिए। इन्होंने ईरान में महिलाओं के अधिकारों के लिए व मानवाधिकारों के लिए संघर्ष किया था। इस कारण से इन्हें वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये तो है, लेकिन ये जेल में ही थे और इनकी सजा को बढ़ा दिया गया है। और सजा अभी वर्तमान में जो ये चर्चा में है, तो इन्हें अभी मुक्ति मिलने वाली थी, लेकिन ये 1 साल की सजा और बढ़ा दी। अब ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, हमने यहाँ चर्चित शब्द लिख दिया, काम कंप्लीट हो गया। एक लाइन लिख दीजिए, इनकी सजा को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, ताकि थोड़ी जानकारी रहे बस। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है। चले, आइए। अब देखिए, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जीएसटी के अंदर बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक होता है, और मैंने इसका वीडियो भी डाल दिया था, यूट्यूब पे भी है। सब चीज़ें आपको जीएसटी के बारे में अच्छे तरीके से बताई हुई है। आपको बताया गया है कि ये अप्रत्यक्ष कर होता है, 2 प्रकार की समितियां गठित की गई थी, किन वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगता है, कब लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी काउंसिल होती है, जिसमें 33 सदस्य होते हैं। वो सब चीज़ें आपको बताई हुई है। एक जीएसटी इन होता है, जिसमें 15 नंबर होता है। नंबर वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, सदस्यों वाला क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे ये भी पूछा गया है कि जीएसटी इन में इन का क्या मतलब है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। टोटल 15 नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं वो भी बताया गया है। वो बात नहीं करने जा रहा। अभी क्या है, जीएसटी से संबंधित जो विवादित मामले होते हैं, उनके लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलेट जुडिशरी ट्रिब्यूनल कह सकते हो, अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये गठित की गई है और उसके पहले अध्यक्ष बने हैं। वो काम की चीज़ है। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ मैं आपको इकोनॉमिक्स में जीएसटी करवाया था, वहाँ ये बात और ऐड कर लो, ये नई बात है। तो इसमें लिख दीजिए, इस टैक्स के विवादों से संबंधित इस टैक्स के विवादों के निपटारे के संबंध में
विवादों के निपटारे के संबंध में गठित न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण को ट्रिब्यूनल बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसका नाम है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। आप कह सकते हो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण। ये गठित किया गया है, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष हैं पहले अध्यक्ष इसमें लिख दीजिए संजय कुमार मिश्र। अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये जीएसटी वाले में ऐड कर देना। अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये किया गया है। आइए अब देखिए, आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है इसके अंदर। एक, ये जो बना है, इसको जो नियुक्ति की गई है, ठीक है ना, इनकी जो नियुक्ति है, अध्यक्ष की नियुक्ति, ये की गई है विशेष समिति की सिफारिश पर। और इस विशेष समिति के जो अध्यक्ष थे, ये थे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनको जो शपथ दिलाई है, पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाई है, ये दिलाई है वित्त मंत्री ने, फिनेंस मिनिस्टर ने। चले, आइए। तो ये कुछ नियुक्ति के संबंध में कुछ बातें हो गई। आइए, आइए नेक्स्ट। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप स्पेशली लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। किंतु परंतु ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। देखिए कैसे आइडियाज आते हैं, ठीक है। मैं जो बात करने जा रहा हूं, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, वर्तमान में जो आप जलवायु परिवर्तन देख रहे हो, ठीक है ना, जो आप जलवायु परिवर्तन देख रहे हो, उस दिशा की बात कर रहा हूं। आप देखिए, हल्का सा बता देता हूं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु, इसके लिए कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, यही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये पहली बात तो होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी के ताप का
बढ़ना, यही है। ठीक है, और इसके लिए मुख्य रूप से रेस्पॉन्सिबल कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 60% योगदान इसी का ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल बताया हुआ है, आपके टॉपिक में आ जाती है चीज़ें। और भी अन्य हैं, जैसे मेथेन है, ठीक है, CO2 महत्वपूर्ण है, और मेथेन होती है, जल वाष्प होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, आप जानते हो सब चीज़ें ये महत्वपूर्ण है इसके अंदर। ठीक है, अब इस संबंध में ये जो है इसके निवारण के लिए, ठीक है ना, इसके इलाज की, निवारण की दिशा में कदम छोटे छोटे होते हैं ये चीजें। एक संस्था है CSIR, ये क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अभी चले, ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSI। ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखना। इस पहले मैं थोड़ी सी इसकी बात करना चाहूंगा। मैं 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसके बाद क्या है, 1958 में इसको एक असला अमली जामा पहनाया गया था। मतलब 42 तो आप जानते हो आज़ादी से पहले है, तो इसका जो नया रूप हमारे सामने आया था ये 1958 के अंदर आया था। तो कई जगह आप 1942 पढ़ लोगे, विकीपीडिया पढ़ोगे तो 42 आ जाएगा, कई जगह 1958 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है ये। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये कहां पर है? ये स्थान है नई दिल्ली। अब काम तो देखिए यही है, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और वैज्ञानिक रिसर्च पर काम करती है ये, इस पर काम करने वाली संस्था है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इसके अंदर मान के चलता हूं वो है इसका अध्यक्ष। ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है इसकी। ठीक है ना, जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। वैसे इसके जो वर्तमान डायरेक्टर जनरल है वो लिख दीजिए DG, डायरेक्टर जनरल। ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, ये IAS लेवल के होते हैं। N क्लाइसेल्वी, N क्लाइसेल्वी, N क्लाइसेल्वी। ठीक है, ये इसलिए मैं थोड़ा महत्वपूर्ण इसको कह सकता हूं, हालांकि पुराने पेपर देखते हैं तो थोड़े आए नहीं हुए हैं। ये क्या है? CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। महानिदेशक मतलब डायरेक्टर जनरल। इस कारण से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है।
चलें, आइए, हो गई बात सारी। अब इसने क्या कहा है, इसने ये बात कही है, CSIR ने एक मिशन प्रारंभ किया है, एक मिशन प्रारंभ किया है, और उस मिशन का नाम है WAH मंडे, WAH मंडे, WAH मंडे। बेटा ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। बाद में कहीं कह दो कि हो सकता है इरिटेट हो रहे होंगे आप सारे, लेकिन ये इसलिए बताना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते, ये जरूर आएगा, ठीक है। जहाँ महिला सशक्तिकरण पे कोई बात हो गई, इन्वायरमेंट पे कोई पर बात हो गई, इन्वायरमेंट पर यदि ग्लोबल वार्मिंग पर बात हो गई तो कहना ही क्या, वायु प्रदूषण पर कोई बात होगी तो कहना ही क्या। ये चीज़ें फिक्स होती है, आप देख नहीं रहे। मैंने कल भी आपको एक प्रतियोगिता दर्पण के अंदर जो नेट का एग्ज़ाम था उसके अंदर बताया था, उसमें था। बीएड का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें देख लो, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए ये जो मंडे तो आप जानते हो सोमवार है, ये WAH क्या है, रिंकल्स अच्छे हैं, रिंकल्स अच्छे हैं, इसका पूरा नाम है रिंकल्स अच्छे। रिंकल्स मतलब सलवटें अच्छे हैं, मंडे, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें लिखिए, इसके तहत सप्ताह में एक दिन इन्होंने मंडे कहा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने आगे कहा है कि आप कोई भी दिन कह सकते हो। सप्ताह में एक दिन बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ऑफिस जाएं। सप्ताह में एक दिन बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर ऑफिस जाएं। ठीक है, ठीक है, ये कहा है। अब इसका संबंध ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, इन्होंने एक डाटा दिया है। ये डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछा जा सकता है, लिख दीजिए, लिखिए, एक जोड़ी कपड़े प्रेस करने से, एक जोड़ी कपड़े प्रेस करने से 200 ग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है। एक जोड़ी कपड़े प्रेस करने से 200 ग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है। समझे, इसके कहने, एक जोड़ी मतलब पैंट शर्ट, तो 200 ग्राम CO2 का उत्सर्जन होता है। तो CSIR ये कहता है, इसने एक अभियान चला दिया, मिशन चला दिया, WAH मंडे, रिंकल्स अच्छे हैं, सलवटें अच्छी है, फैशन है। तो इसके माध्यम से यदि आप एक जोड़ी नहीं करते हो तो 200 ग्राम CO2 का उत्सर्जन बच जाता है, उसका उत्सर्जन कम होता है। ये बात इसने कही है, तो ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है, रिंकल अच्छे हैं नामक अभियान का संबंध किससे है? ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग से है, जलवायु परिवर्तन से है। रिंकल्स अच्छे हैं नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? दे देगा नीति आयोग, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और कोई तीसरा ऑप्शन डाल देगा, ये दे देगा पर्यावरण मंत्रालय, ऐसे करके देते हैं।
ये चीज़ें होती है इसके अंदर। तो मेरी नज़र में ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये जो CSIR है, विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो संबंधित मंत्रालय। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चले, आइए। 2 राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। एक तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। पड़ोसी देशों में कोई हलचल हो जाए, आसपास भी कोई हो जाए जो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट, उसके नाम याद रखने हैं। तो लिख दीजिए इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। सुबियांतो। फिर लिखिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के प्रधानमंत्री, लिख दीजिए ली सून, सॉरी लिख दीजिए लॉरेंस वोंग। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं, लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग, ठीक। चलिए, अब एक इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। दो 2024। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, ये क्या बताएगा कि किस देश में प्रेस, मीडिया ये कितना स्वतंत्र है। उस पर कोई दबाव तो नहीं बना रहा, उसको किसी के दबाव में तो नहीं चलना पड़ता, कितना स्वतंत्र है ये। तो इसमें लिख दीजिए यह हमें बताता है कि किस देश में प्रेस या मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है, प्रेस या मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है। ये जो जारी होता है, ये जारी हुआ 3 मई 2024 को, 3 मई 2024 को, ठीक है। ये इसलिए होता है मई में, इसको कहते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।
रिपोर्ट्स एक गैर सरकारी संगठन है, रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा। रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा। दो मिनट रुकना, इसको रिपोर्टर्स करो आप। रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर के द्वारा। इसमें लिखो यह एक गैर सरकारी संगठन है, यह फ्रांस का गैर सरकारी संगठन है, ऐसे लिखिए। गैर सरकारी संगठन है। चलें, आइए अब इसमें जो कुल देश शामिल किए गए, इसमें जो टोटल देश शामिल किए गए हैं, ये शामिल किए गए हैं 180। एक 180 देशों को शामिल किया गया है। इसमें जो सबसे बढ़िया स्थिति के अंदर जो है, टॉप पर जो है, जहां पर प्रेस स्वतंत्र है, वो है, लिख दीजिए, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। लगभग यही रहते हैं। यहां पर प्रेस को क्या राइट्स दिए गए हैं। प्रेस का बड़ा महत्व होता है इस मामले में, बात सीधी पहुंचती है, ठीक है ना, लोगों को पता लगता है कि असलियत क्या है, ठीक है। नहीं तो आप देख लीजिए, यदि गलत न्यूज़ फैलानी हो तो कैसे ही फैलाई जा सकती है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो लास्ट वाला लिख दीजिए, लास्ट वाला रैंक, लास्ट है इरिट्रिया। इरिट्रिया, भारत का स्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी सूचकांक में यदि भारत की बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, और भारत को जो ये इसमें जो स्थान मिला है, ये है आपका 159, 159वां स्थान है भारत को, ठीक है ना। अब ये 159वां जो स्थान मिला है, और इसमें जो सूचकांक है 31.28 स्कोर कह सकते हो आप इसको। और यदि स्थिति की बात करोगे, अब इसमें कई स्थितियां हैं, सामान्य स्थिति है, तो इसमें क्या है, अति गंभीर स्थिति। भारत में प्रेस की स्थिति जो है अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। इसमें कई स्केल है, जिसमें ये बताया जाता है कि यदि 85 से ज़्यादा स्कोर है तो अच्छी स्थिति है, 70 से 85 के बीच में है तो संतोषजनक स्थिति है, और 55 से 70 के बीच में है तो इसमें प्रॉब्लमेटिक होती है, इसको आप समस्यात्मक कह सकते हो, भी समस्या है। और 40 से 55 के बीच में होती है तो प्रेस की मुश्किल होती है, मतलब मुश्किलों से है, मुश्किल स्थिति है एक। और इससे जो नीचे होती है, वो सबसे नीचे ही है, वो है वेरी सीरियस, गंभीर स्थिति। तो भारत की जो स्थिति है वो ये है। समझ में आई बात सारी? तो 159वां स्थान है भारत का। समझ में आई बात सारी? तो ये ध्यान रखना है आपने। तो करंट जीके में इतनी ही बात करेंगे अपने आज।